आज की इस वीडियो में बच्चों आप सभी का स्वागत है। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल में उसका नामकरण पढ़ लिया था, ठीक है। मैं कुमकुम जैन आज आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार से इसको बनाने की विधियां हैं। तो उसमें से पहली विधि है बच्चों, वो है साइनाइड का जल अपघटन। साइनाइड के जल अपघटन से किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, आइए आज इस वीडियो में हम सीखते हैं। आराम से सीखिएगा, बहुत ही आसान है और हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखिए बच्चे, साइनाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, RCN, ठीक है, लिख दिया हमने RCN। अब देखिएगा यहाँ से इसके आगे RCN हमने लिखा, इसको हमने क्या कहा, साइनाइड। जल अपघटन मतलब जल के द्वारा इसको तोड़ना। जल का सूत्र क्या होता है, पानी। पानी मतलब HOH। OH वाले में ये ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, H पे क्या आ जाएगा प्लस। इसी प्रकार से N पे क्या आएगा यहाँ पे माइनस और S कार्बन पे क्या है प्लस, क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा है इसलिए नाइट्रोजन में माइनस और कार्बन पर प्लस, ठीक है बच्चों। अब आप इसके अंदर ये समझ गए हैं कि H और OH लिखा हुआ है और यहाँ प्लस और माइनस है। जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ से इसके सारे बॉन्ड्स को हम एक एक करके तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से कितने हैं बॉन्ड, 1 2 3, इसीलिए हमें तीनों बॉन्ड यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से ब्रेक करने होंगे। चूंकि ये हमें 3 बॉन्ड तोड़ने, इसीलिए पानी के अणु भी कितने चाहेंगे, 3। अब देखिए यहाँ कार्बन पे प्लस है, OH पे क्या है माइनस, इसीलिए इसका H वाला भाग तो रहेगा नाइट्रोजन की ओर, OH वाला भाग रहेगा कार्बन की ओर। इसी तरह से आप लिखते जाइए H OH H और ये OH लिख दिया। अब जैसे ही आप इसको लिखेंगे बच्चों, अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल गया, NH3। अब देखिए यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से अर्थात एक कार्बन पर कितने OH आने वाली हैं, 3 OH। चलो आपकी सुविधा के लिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं, एक कार्बन पर इस तरह से 3 OH यहाँ पर आ गए। कितने OH आ गए, 3। लेकिन भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते तो हमें काफी टाइम हो गया ना, तो अब हम जानते हैं एक कार्बन पर एक OH से ज्यादा नहीं रह सकता। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो वहां वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और यहाँ से जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला तो आप देखिए आगे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, RCOOH। तो लिख दीजिए RCOOH। एक चीज याद रखिएगा, ये जो जल अपघटन है ये कैसा जल अपघटन है बच्चों, पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन का मतलब हो गया कि यहाँ से तीनों बॉन्ड टूटे हैं। अगर यह आंशिक जल अपघटन होता तो देखिए क्या होगा, देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से करती आंशिक जल अपघटन, तरीके से समझते जाइएगा, यहाँ पे आंशिक जल अपघटन अगर हमने करना है तो RC ट्रिपल बॉन्ड N। आंशिक का मतलब हो गया थोड़ा सा जल अपघटन करना, अर्थात एक बॉन्ड छोड़ के 2 बॉन्ड यहाँ से तोड़ दीजिए। कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, 2। चूंकि हम 2 बॉन्ड तोड़ने वाले हैं इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल भी कितने चाहिएंगे, 2 चाहिएंगे। और जैसे ऊपर बताया H और OH उसी प्रकार से लिख दीजिए। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, इस पर माइनस है और इस पर क्या है प्लस है, इसीलिए इस माइनस के नीचे प्लस वाला, प्लस के नीचे माइनस वाला। देखिए यहाँ से जो अपने पास बनता है उसके बाद क्या होगा। अब यहाँ पर चूंकि ये बॉन्ड पूरी तरह से नहीं टूटा है, इसलिए जो चीज यहाँ से आपको नजर आ रही है वही लिखेंगे हम यहाँ से RC, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि इस कार्बन पे कितने OH लगने वाले हैं, 2, इसीलिए मैं H2 अब तो यहाँ से निकाल सकती हूँ। ये देखिए यही की यही H2O इस तरह से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अर्थात अब क्या बच गया, RCO। C के साथ O किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, इस C के साथ O जुड़ रहा है, वो किससे जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड से। आगे देखिए ये वाला सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2, और वो आपने लिख दी यहाँ RCONH2। बच्चों ये सूत्र किसका बन गया, बिल्कुल अमाइड का सूत्र बन गया। तो इट मीन्स हमें एक चीज समझ आ गई कि अगर आंशिक जल अपघटन करते हैं तो अमाइड बनते हैं, लेकिन पूर्ण जल अपघटन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया वहां अगर करते हैं तो उससे अम्ल का निर्माण होता है। तो साइनाइड से अम्ल का निर्माण अच्छा है। यहाँ से अपने पास रिएक्शन भी समझ आ गई। एक चीज और सीखने को मिली हमें यहाँ से कि अगर डबल बॉन्ड है तो 2 हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल काम में लिए हैं। अगर 3 बॉन्ड तोड़ने हैं तो 3 मॉलिक्यूल वाटर के काम लिए हैं। अब आगे दूसरा देखते हैं हम ऑक्सीकरण से। देख लीजिए बच्चों, दूसरा हमारा प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक श्रृंखला मैंने आपको बता रखी है कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये प्राथमिक अल्कोहल है तो प्राथमिक अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो प्राथमिक अल्कोहल
एल्डिहाइड में बदल जाते हैं, और एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो ये अम्ल में बदल जाते हैं। बताया कि नहीं बताया? बता रखा है ना। चलो ये भी बता देती हूँ दोबारा से कैसे हुआ। बच्चों, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। तो अगर CHO से COOH कहेंगे तो कहेंगे बिल्कुल बेसिकली यही हुआ है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई और RCOOH बन गया। लेकिन एक हमारे पास हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीकरण होता है। तो बच्चों ये देखो, आप यहाँ से इस H को हटा दीजिए और यहाँ से इस H को हटा दीजिए। अगर दो H यहाँ से जो फालतू हैं, अगर इन दोनों OH को, अगर दोनों H को, एक तो ये H हटा दो और एक ये H हटा दो, दोनों H हटा दिए, अब देखो RCHO बचा है कि नहीं बचा? बच गया ना। तो फर्स्ट वाले में तो हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है और सेकंड वाले में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। दोनों ही परिभाषाओं का प्रयोग करके हमने यहाँ पर क्या बनाया है? ऑक्सीकरण का प्रोसेस बताया है। तो अगर सीधे एल्डिहाइड का बताएं, अगर 2 स्टेप में करें तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाएंगे? अम्ल। अगर 1 स्टेप में करें तो एल्डिहाइड से क्या बन जाएंगे? अम्ल। इसलिए लिखा है हेडिंग प्राथमिक अल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। इसमें प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक कौन कौन से होंगे वो भी बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से ले लेते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए इस R की जगह मैंने कार्बन लिख लिया तो CH3CH2OH, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, अर्थात एक H इसको हटा दीजिए, एक H इसको। कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन का क्या बन गया? एल्डिहाइड। इसीलिए 2 कार्बन के एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बन जाएगा? 2 कार्बन का अम्ल। तो ये CH3COOH। ये चलो आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया। इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? 2 कार्बन का अम्ल और 2 कार्बन का एल्डिहाइड। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसी तरह से बताएंगे, 2 कार्बन का एल्डिहाइड का नाम ये है और 2 कार्बन के अम्ल का नाम ये है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा हम देखते हैं। यहाँ से आप हेलोफॉर्म के जलक बटन से देख सकते हो। या तो बच्चों यहाँ से हमारा अभिकर्मक बताना रह गया था कि ऑक्सीकरण के लिए कौन से अभिकर्मक प्रयोग में लेंगे। तो अम्लीय K2Cr2O7 ले सकते हो या अम्लीय KMnO4 को आप ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे 111 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स देखिए नाम क्या है हमारे पास? 111 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। इसका मतलब क्या हुआ वो देख लेते हैं हम। ट्राई हेलोजन, इट मीन्स यहाँ से हेलोजन कितने आने वाले हैं? 3 आने वाले हैं। 3 लिख दिए। ये किसी ना किसी एक कार्बन से जुड़े होंगे। ये लीजिए कार्बन से, अगर इसको 1 नंबर मिल जाएगा तो ये 1 पोजीशन पे हुए। आखिर मान लीजिए यहाँ भी कोई कार्बन है, या कार्बन को मत लिखिए, R लिख दीजिए। नंबरिंग आप करोगे तो 1 यहीं से लिखोगे और 1 यहीं से लिखोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिए? क्लोरीन। तो 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो 1 ट्राई क्लोरो, और ये क्या हो गया? एथेन। तो यही हो गया अपने पास जल अपघटन। जल अपघटन मतलब किससे रिएक्शन करानी है? हमें पानी से करानी है। और दूसरी बात, यहाँ से जो जल अपघटन कराना है वो क्षारीय माध्यम में करा दीजिए। एक चीज और बच्चों, हम कहते हैं कि जल अपघटन क्षारीय माध्यम में कराया हमने। क्षारीय माध्यम का अर्थ क्या है? हमने जैसे मान लीजिए KOH क्षार है। कौन सा क्षार ले लिया हमने? KOH क्षार है, और इसको क्या करा? पानी में घोल दिया। पानी में घोल दिया अर्थात या हम ऐसे कह दें बहुत सारा पानी है और हमने उसमें थोड़ा सा KOH डाल दिया तो पानी का pH कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। यह हमारे पास अम्लीय माध्यम में है, तो हमने पानी में 2 बूंद अम्ल की डाल दी, 4 बूंद अम्ल की डाल दी, तो पानी का माध्यम कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। अर्थात रिएक्शन जो यहाँ पर की जा रही है वो किससे की जा रही है? पानी से ही की जा रही है। तो पानी से जो आप करोगे तो एक बॉन्ड इसको तोड़ोगे, एक इसको तोड़ोगे और एक इसको। चलो मैं लास्ट वाले करके बता देती हूँ। यहाँ इस तरफ H आ जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा बच्चों? OH आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला पोजीशन माइनस है और प्लस वाला ये वाला पोजीशन होता है और ये माइनस है, तो प्लस से माइनस अटैक होगा। इसी तरह से H और OH, H और OH। तो स्थिति क्या होगी बच्चों? इस तरह से अगर आप तीनों लिखेंगे तो यहाँ से कार्बन, यहाँ से कार्बन, और तीनों पोजीशन पर क्या आ जाने वाला है? यहाँ से OH आ जाने वाला है। क्या आने वाला है? OH। क्योंकि बच्चों जैसे ही H और OH को इस तरह से लिखोगे आप, ये देखिए H OH, इसी तरह से लिखने वाले हो। जब HOH लिखोगे तो यहाँ से HCl बाहर, यहाँ से भी HCl बाहर और यहाँ से भी HCl बाहर हो गया। तो इस कार्बन से कितने OH आने वाले हैं? 3 OH। एक कार्बन पर कभी भी 3 OH टिक ही नहीं सकते, ये बता चुके हैं। तो ये क्या बाहर हो गया? H2O बाहर हो गया। और आगे देख लीजिए क्या बन गया है? CCOOH फिर से आ गया। नाम इसका क्या है बच्चों? 2 कार्बन का अम्ल है, तो 2 कार्बन के अम्ल को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है अपना। तो यहाँ पे बन गया अपना एसिटिक अम्ल। क्लियर? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। अब हम अगला पढ़ रहे हैं ग्रीनियर अभिकर्मक से। बच्चों एक और चीज, अगर आपको लैंग्वेज लगता है कि मैडम लैंग्वेज लिखवाइए, तो बच्चों लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है।
हम इसमें देखिए, चलो इसकी लैंग्वेज बना के बताती हूँ आपको। यहाँ इसका नाम क्या है, मैंने क्या बताया, 111 ट्राइक्लोरोएथेन का जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, अर्थात इसकी अभिक्रिया इससे कराने पर क्या प्राप्त होगा, यही इसकी लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज पर ना जाके मैकेनिज्म को समझिए, इसीलिए मैं लैंग्वेज यहाँ से नहीं लिखाती हूँ ताकि बच्चे लैंग्वेज से याद नहीं करें। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक से। देखिए बच्चों कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है ग्रीनियर अभिकर्मक से बनाना। पहली बात तो बच्चों ग्रीनियर अभिकर्मक होगा क्या, देखो खुद ही करते जाओगे। यहाँ केवल मुझे इतना बताने की देर है कि ग्रीनियर अभिकर्मक से रिएक्शन किसकी करानी है, आप तो खुद ही कर लेंगे बच्चों, इंटेलिजेंट हो चुके हैं आप। अब ये देखिए RMgX लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस, R पे कौन सा आएगा, माइनस। चलो हमको तो पता है मैडम ये बात। अगला हमने एग्जाम्पल में क्या ले लिया यहाँ से जिससे रिएक्शन करानी है, CO2 ले गई, क्या ले ली, CO2 ले गई। ठीक है, सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है, CO2 से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कीजिए। O पर क्या आएगा, माइनस, कार्बन में क्या आएगा, प्लस, O पे क्या आएगा, माइनस। मैडम प्लस माइनस तो बना दिया, अब क्या करना है इसके बाद, बच्चों अब करना कुछ भी नहीं है। जहां डबल बॉन्ड होता है वहीं जोड़ की प्रक्रिया होती है, अर्थात हमको इसको इससे जोड़ना है। इतना तो पता चल गया, एक प्लस है एक माइनस है, हमें एक से दूसरे को जोड़ना है। तो हम करना क्या वाले हैं, अब यहाँ से आप देखिए ये Mg है अपना, इस पे प्लस है और इस पे क्या है, माइनस है, इसको इससे जोड़ना है। जोड़ने के लिए मुझे यहाँ से बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे ताकि ये पोजीशन खाली हो और आगे बॉन्ड को जोड़ा जा सके। ठीक है, अगर मैं यहाँ का तोड़ती तो फिर यहाँ की तरफ जोड़ती। अब देखिए स्थिति क्या बनी, O डबल बॉन्ड C और ये O बन गई। अब यहाँ पे इसे माइनस और इस पे क्या है, प्लस है। अब ये माइनस वाला पोजीशन कौन सा है, प्लस वाला ये वाला है, मतलब इस O के साथ क्या जुड़ेगा, MgX, क्योंकि इस पे माइनस और इस पे क्या है, प्लस। जो देखिए मैंने क्या जोड़ दिया, MgX जोड़ दिया, और इस वाले कार्बन में क्या है, प्लस, और इस पे क्या है, R जोड़ दिया हमने। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, इसका वही करना है जो पहले से करते आए हैं, वो है हमारा जल अपघटन। अब मैं आपको रियलाइज करा दूं बच्चों, जल अपघटन के बाद हमें बनाना क्या है, अम्ल बनाने हैं, अर्थात इसको तो हटाना पड़ेगा। तो जल अपघटन कौन सी पोजीशन से होगा, इस पोजीशन से होगा। अब हम जानते हैं जल अपघटन में क्या होता है, H और OH होता है, इस पे प्लस और इस पर माइनस। अब देखिए इस पे O पे क्या होगा, माइनस, इस पे क्या होगा, प्लस। तो यहाँ से ये H जो है वो ऊपर रख दीजिए और OH जो है वो नीचे रख दीजिए। तो अब जो अपना ऊपर वाला पोर्शन बचा वो देखिए क्या बचा, कार्बन की जगह कार्बन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, OH, साइड में क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या जुड़ा हुआ है, R। ठीक है, तो यही अपने क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो बच गया नीचे, जो बच गया उसको भी हम लिख देते हैं, ये मैग्नीशियम है, इसकी संयोजकता 2 होती है। तो देख लीजिए एक पे X जुड़ गया, एक पर OH। हमको यही करना था। लैंग्वेज क्या करनी होगी, ग्रीनियर अभिकर्मक की जब CO2 से क्रिया कराते हैं तो एक मध्यवर्ती बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। बताओ अब मैं इसके अंदर क्या आपको बनवाऊं लैंग्वेज, फिर से सुन लीजिए। ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 से कराने पर एक बीज का प्रोडक्ट बना, मध्यवर्ती बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आ गया, अर्थात लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं रखा है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भौतिक गुण। मैंने हमको 4 ही कराए हैं, इसके आगे के कोई भी आप अगले अगर देखते हो कि और भी हैं तो वो पहले की रिएक्शंस जो थी, मैंने पहले के जो चैप्टर्स कराए हैं उनमें 1-2 आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपना अगला टॉपिक जो है वो भौतिक गुण हम बाद में ले लेते हैं। भौतिक गुण में सबसे पहला बच्चों आता है अपना भौतिक अवस्था। मैं आपको भौतिक गुण का अर्थ बता चुकी हूँ। भौतिक गुण वो होते हैं बच्चों जिनके अंदर कभी भी उस गुण में उसका रासायनिक सूत्र बदलता नहीं है। जैसे आपने किसी चीज को क्या किया, पिघलाया, गलनांक, तो पानी जो है वो गलनांक, अगर आपने बर्फ को पिघलाया और पानी बना, सूत्र तब भी H2 और बाद में भी क्या है, H2 है। लेकिन अगर आपने किसी को क्या कर दिया, जला दिया, तो जलाने से बाद उसका सूत्र जो होता है वो बदल जाता है। कोयले का दहन होता है अर्थात ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अगर रासायनिक सूत्र बदल जाए तब तो रासायनिक गुण है, और नहीं बदले तो वो भौतिक गुण है। ठीक है, भौतिक अवस्था में क्या होता है, भौतिक अवस्था में हम ये देखते हैं कि उसकी अवस्था कैसी है, द्रव, ठोस या गैस, क्या उसकी अवस्था है, भौतिक अवस्था।
तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब आकर्षण बल कम होगा तो गैस होगी, थोड़ा बढ़ेगा तो वो कैसी होगी अपने पास, तो मतलब गैस से द्रव होने लगी, और ज्यादा आकर्षण बल बढ़ेगा तो वो ठोस हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह दें जो अपने पास शुरुआत के होते हैं वो होते हैं द्रव। तो कार्बन 10 तक के कैसे हैं, द्रव। इसका मतलब वो द्रव है, अर्थात उनका आकर्षण बल क्या है, कम। तो आप यहां लिख सकते हैं अणुभार बढ़ने के साथ आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। कौन से आकर्षण बल, वान डर वाल आकर्षण बल। में वृद्धि होती है, अतः उच्चतर अम्ल ठोस है। मतलब कार्बन 10 के बाद के जो आएंगे, मोम वगैरह जो आते हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि इसकी गंध कैसे होती है। तो हम गंध के बारे में आपको बता दें कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि फॉर्मिक अम्ल, जैसे कार्बन 4 का होता है तो मक्खन जैसा होता है, अपने पास 2 कार्बन का अम्ल है तो वो सिरके जैसी गंध उसमें आएगी। तो जो शुरुआत के होते हैं उनमें जो गंध होती है वो तीक्ष्ण गंध के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की हम गंध की बात नहीं करते हैं, आगे हम देखते हैं विलेयता। विलेयता इंपॉर्टेंट है बच्चों की विलेयता, यहाँ पर ये पानी में विलेय होगा या फिर नहीं होगा। तो जल में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण विलेय होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि विलेयता, कार्बोक्सिलिक अम्ल की विलेयता कैसी होती है, तो आप बताएंगे कि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण, क्या बनाने के कारण, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये अम्ल जल में विलेय है। ओके स्टूडेंट्स, क्यों है हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण? एक चीज बता दो, अगर आयनिक यौगिक होगा बच्चों तो हम आपको बता दें आयनिक यौगिक की जो विलेयता होती है वो इस कारण होती है कि समान समान को घोलता है, क्योंकि जो पानी है वो ध्रुवीय विलायक है और आयनिक यौगिक में भी प्लस माइनस होता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है वो अगर पानी में विलेय है तो उसका मोस्टली रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण पानी में विलेय है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, आपसे हम पूछें कि ये वाला भाग है और एक ये है, 2 कार्बन और मैंने कहा 3 कार्बन, तो आप कहेंगे तीनों में से ज्यादा विलेय कौन सा है? तो हम आपको बता दें जैसे जैसे ये कार्बन वाला भाग लंबा होता जाता है वैसे वैसे विलेयता घटती जाती है, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला वाला भाग कभी भी पानी में विलेय नहीं होता है, केवल ये वाला जो भाग होता है ये विलेय होता है। इसीलिए विलेयता का जो क्रम है वो ये होगा, जितना छोटा होगा, अणुभार जितना कम होगा, उसकी विलेयता पानी में उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें बता दें जल के साथ अगर पूछे कि विलेयता क्यों है, अगर अल्कोहल की पूछे कि अल्कोहल पानी में विलेय है, उसका कारण भी यही है। अल्कोहल में पूछे मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो मैथेनॉल कम विलेय है, सॉरी मैथेनॉल ज्यादा विलेय है, कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, विलेयता घटती जाएगी। अब बात आती है बच्चों इसकी क्वथनांक की। तो बच्चों क्वथनांक को जरा आसानी समझिएगा। क्वथनांक हम बात करें तो अम्लों के क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब क्वथनांक के क्रम में जो होता है RCOOH, इसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है। इसके बाद आता है अल्कोहल का नंबर और इसके बाद अपने आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ईथर, और ये कार्बोनिल लिख सकती हूँ। कार्बोनिल का मतलब हो गया CO समूह वाले, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। और फिर उसके बाद नंबर आता है ईथर का और सबसे लास्ट में नंबर आता है बच्चों एल्केन का। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक सबसे ज्यादा होते हैं। कारण क्या है कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्वथनांक ज्यादा होने का बच्चों? तो वो है इसका बीच का हाइड्रोजन बंध। आप कहेंगे मैडम हाइड्रोजन बंध तो अल्कोहल में भी होता है, लेकिन मैं आपको यहीं पर लिख रही हूं अल्कोहल की तुलना में अम्लों में हाइड्रोजन बंध, अम्लों में हाइड्रोजन बंध अधिक पाया जाता है। कारण क्या है बच्चों उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहां से ये अपन बात करेंगे, यहां से ये अपने पास अल्कोहल है ROH, H पे क्या होता है अपना पॉजिटिव चार्ज, O पर क्या होता है नेगेटिव। ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर H पर क्या है पॉजिटिव, O पर क्या है नेगेटिव, ये बीच में ही बन गया अपने पास, तो यही कहलाता है हाइड्रोजन बंध। ये किसकी बात करी हमने? अल्कोहल की।
लेकिन यही हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करें तो बच्चों यहाँ स्थिति होती है ये वाली COOH। स्थिति क्या होगी, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी माइनस होगा, लेकिन जितना माइनस प्लस इसके ऊपर है उससे कहीं ज्यादा मात्रा इसकी होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ इसके पास क्या जुड़ा हुआ है, CO समूह जुड़ा हुआ है। ये करेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसमें माइनस आएगा और इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। और इसी वजह से यहाँ से ये ऑक्सीजन जो होगा, यहाँ इसके बीच में जो ध्रुवणता का मान होगा बच्चों वो बढ़ जाएगा और यहाँ ध्रुवणता का मान उससे क्या रहता है, कम होता है। तो CO समूह की वजह से OH समूह की ध्रुवणता यहाँ ज्यादा रहती है, आवेश अधिक इकट्ठा होता है, इसीलिए यहाँ पर ये बंध की ध्रुवणता OH की ध्रुवणता इस CO की वजह से ज्यादा होने लगती है। देखिए बच्चों होगा क्या, अब यहाँ से इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिए, सीधे सीधे दिख रहे हैं, इस पे क्या आने लगेगा, माइनस। हालांकि इस पे भी माइनस है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता। अब दूसरा हम अम्लिकाणु लेते हैं, ये अपने पास एक अम्लिकाणु और है RC डबल बॉन्ड O और ये H। अब ये जो माइनस है वो इसके प्लस को क्या करेगा, ध्रुवित करेगा, तो इनके बीच में भी क्या होने लग जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाएगी। तो कारण यही होता है कि CO समूह की ध्रुवणता जो होती है बच्चों वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही इसकी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं वैसे ही इस पे माइनस आता है और ये माइनस जो होता है वो दूसरे अम्ल के H के प्लस को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये OH बंध का जो ध्रुवण क्षमता है वो किसके कारण ज्यादा है, CO के कारण ज्यादा है, क्योंकि CO पे जैसे नेगेटिव आता है वो दूसरे वाले प्लस को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर जो भरने वाला आकर्षण बल है वो इसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, और यहाँ कम होता है क्योंकि यहाँ केवल एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर माइनस है, जो अपनी विद्युत ऋणता के कारण इस H के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबकि ये ऑक्सीजन के साथ साथ इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन से जो उनको अपनी ओर खींचता है, माइनस आते ही दूसरे वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है और बंध अधिक ध्रुवित होने लगता है। तो इसी वजह से यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है बच्चों। तो आपको मैंने केवल एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि अल्कोहल की तुलना में अम्लों में हाइड्रोजन बंध अधिक क्यों पाया जाता है। तो अब आप आपके पढ़ने वाले जो है इसके अंदर वो ये है कि एसिटिक अम्ल जो है इसका अणुभार वैसे तो 60 होता है, लेकिन वाष्प अवस्था में अगर हम देखें तो एसिटिक अम्ल का अणुभार 120 आता है। क्यों, क्योंकि अणुभार जो अधिक आता है उसका कारण है हाइड्रोजन बंध। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसके बाद आंसर पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन समझिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एसिटिक अम्ल का अणुभार वाष्प अवस्था में दुगुना प्राप्त होता है, क्यों? पहले तो हम इसको सामान्य तरीके से समझते हैं, ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ पे एक बार हम यहाँ समझाते नीचे रफ में आपको। ये अपन ने क्या लिया, कोई पात्र लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एसिटिक अम्ल इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक। हमें पता है एसिटिक अम्ल का अणुभार जो होता है वो 60 होता है। कितना होता है, 60। ये मान लीजिए एसिटिक अम्ल है जिसका अणुभार हमको पता है वो कितना है, 60। आप इसको सामान्य तरीके से यूं समझिए कि हमारे पास कोई चीज है जिसको हम तोल सकते हैं, हमने इसको वेट मशीन पे तोला और इसका भार हमें पता है 60 आया। आपसे कह दिया कि ये वही अम्ल है जिसका ये अणु है, ये वही अम्ल है, और इसको गर्म कर दिया तो इसकी क्या बन गई, वाष्प बन गई, और ये इसके वाष्प के क्या बन गए, अणु बन गए। आप जानते हैं जब वाष्प अवस्था का मतलब कौन सी अवस्था होती है बच्चों, गैस अवस्था होती है। फिर आपसे कहा गया कि हम सब कल्पना में मान के चल रहे हैं कुछ ऐसा ही हुआ होगा। फिर हमने इस अणु को उठाया कि ये तो अणु एक अलग हो चुका है, कि गैस अवस्था आ चुकी है, सारे अणु अलग अलग हो चुके हैं। फिर आपने इस अणु को उठाया और यहाँ से इस अणु को हमने क्या करा, इसको तोल के देखा। हमें पता चला कि इसका अणुभार तो कितना आया, 120 आया। कितना आया इसका अणुभार, 120 आया। तो आपने कहा कि एक सिंगल अणुभार तो हमें पता था 60 होता है, लेकिन इस अवस्था में 120 क्यों आ रहा है, 120 आने का कारण क्या है। तो सीधे सीधा आपने अंदाजा क्या लगाया कि 60 का दुगुना 120 होता है, अर्थात यहाँ इस वाष्प के अणु में एक ना होके इसमें 2 अणु जुड़े हुए हैं, और एक नहीं आपने काफी अणुओं को यहाँ से लेके देखा तो आपको पता चला कि अणुभार तो दुगुना प्राप्त हो रहा है। तो दुगुना प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब कारण ये हुआ कि एसिटिक अम्ल जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है कि वो एक अणु है वो डबल होके ही बाहर आ रहा है, जबकि गैस अवस्था में सारे अणु अलग अलग हो जाते। तो उसके बाद एसिटिक अम्ल की स्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दें तो एसिटिक अम्ल की स्ट्रक्चर जो है हमने पढ़ा CH3COOH, ये स्ट्रक्चर होती है। हमने दूसरी एसिटिक अम्ल की स्ट्रक्चर लिखी CH3COOH, लिख दिया हमने बच्चों। चलो बहुत अच्छी सी बात करी हमने यहाँ पे। अब यहाँ से हमने करना क्या है बच्चों, ये यहाँ पे हमने देखा ऊपर क्या आता है, माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस और ये क्या है, H पे प्लस है। इसी तरह से H पे प्लस है, ऊपर क्या है,
माइनस है, तो ये प्लस माइनस जैसे ही सामने आते हैं इनके बीच में क्या होने लगती है, बॉन्डिंग होने लगती है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हमें पता चला कि इस वजह से यहाँ पर ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये बॉन्डिंग कि वहां पर वाष्प अवस्था में भी अलग अलग नहीं हो पाते। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एसिटिक अम्ल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो उसकी गैसियस स्टेट में मतलब वाष्प अवस्था में डबल मिलता है, दुगना प्राप्त होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसको हिंदी में अगर लिखें तो एसिटिक अम्ल द्विलक बनाकर रहता है, एसिटिक अम्ल द्विलक बनाकर रहता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अधिक होती है। अतः वाष्प अवस्था में भी इसका अणुभार दुगना प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये चीज हमने आपको मतलब जो मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, तो उन्होंने वहां पढ़ लिया है। इससे पहले भी इसी चैनल पे बात हुई है एसिटिक अम्ल के भार दुगना होने की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, एक वीडियो मैंने बना रखा है, इसी के ऊपर एक आई बटन आपको शो होगा, उस पर आप देख लीजिएगा। मैंने पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वीडियो जो है वो एक बना रखा है, आप चाहें तो वहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों यहाँ तक का अपना ये वाली चीज जो है ये वाली कंप्लीट हो जाती है कि एसिटिक अम्ल द्विलक बनाकर रहता है। एक और है अपना गलनांक। गलनांक खत्म होने के बाद अपना रासायनिक गुण जो है वो अगली वीडियो में आ जाएगा। चलिए गलनांक और पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ से देखिएगा गलनांक। गलनांक में एक चीज तो आपने परफेक्टली सीखी हुई है कि अगर यहाँ पर अणुभार बढ़ते जाए तो गलनांक बढ़ता जाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन संख्या 10 तक एक परिवर्तन यहाँ दिखाई देता है। क्या होता है, सम संख्या वाले और विषम संख्या वाले। देखिए ये सम संख्या वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके अंदर कार्बन आप गिने कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। यहाँ पर आप गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5 है। यहाँ इन दोनों में कार्बन में संख्या यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। ये सम संख्या वाले हैं, विषम संख्या वाले हैं, लेकिन फिर भी गलनांक इसका ज्यादा होता है। मैंने ये वाला सिंबल बना रखा है ना, इसका मतलब गलनांक किसका ज्यादा है, इसका। ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम अब जानते हैं कि कार्बन की संख्या बढ़ने से गलनांक बिंदु बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर समझ लीजिए। देखिए बच्चे, यहाँ पर इस मैथिल को देखिएगा और ये COOH को देखेगा, ये दोनों की दिशा क्या है, एक है। बस यही एक कारण है। मैं आपको बता दूं, कार्बन की श्रृंखला कभी भी सीधी सीधी नहीं होती है, हमेशा होती है टेढ़ी मेढ़ी। तो ये देखो टेढ़ी मेढ़ी है, इस तरह से व्यवस्थित होता है ताकि क्रिस्टल जालक में समान रूप से व्यवस्थित होया जा सके। आप खुद एक चीज सोचकर देखिए कि अगर ये दोनों एक जैसी विन्यास में है और 5 कार्बन का एक और अणु आपके पास है, मान लीजिए हम इसको इस तरह से हम करते हैं। चलिए मैं आपको एक कोशिश करती हूँ समझाने की कि मान लीजिए ये वाला अपना है 1 2 3 4 और ये 5 का, ठीक है। तो ये विन्यास एक जैसा है, एक और अणु आया ऐसा कि ऐसा, तो हमने यहाँ से क्या करा, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये यहाँ से इसको विन्यासित होगा तो इन दोनों का क्या होगा, टकराव होगा, होगा कि नहीं होगा। क्यों, ये एक से दूसरे के अंदर फिट हो ही नहीं पाएगा। तो जब इनके क्रिस्टल बनने लगता है तो यहाँ पे विन्यास में जब ये फिट होगा तो यहाँ पर देखो विन्यास की क्या है, एक जैसी दिशा आ रही है। दिशा एक जैसी आने के कारण यहाँ पर इन दोनों के बीच में जोड़ सही नहीं बैठ पाएगा, जिसे कहते हैं ना जोड़ से जोड़ मिलाना, वही चीज है यहाँ पर। तो इनका सही प्रकार से क्रिस्टल में समायोजन नहीं हो पाता, जिसके कारण इनके बीच में क्या रह जाएगा, गैप रह जाएगा। और गैप रह जाएगा इट मीन्स आकर्षण बल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और आकर्षण बल कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है वो जल्दी पिघल जाएगा, गलनांक बिंदु जल्दी आ जाएगा। जबकि 4 वाला देखो 1 2 3 और ये 4, और दूसरा वाला देखो कैसे 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब जैसे ही आप इसको और इसको फिट करोगे तो ये एकदम से फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पर खाली जगह है, अर्थात इसका और इसका जो फिट होगा वो एकदम से जोड़ क्या होगा, बैठ जाएगा। आप जब भी किसी चीज में जोड़ से जोड़ बैठाते हैं तो वहां जगह खाली रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, ताले में आप चाबी लगाते हो तो जब ताले में चाबी लगाई जाती है तो चाबी वाली जगह खाली होती है ना, बिल्कुल। अगर वहां पर जगह भरी हुई होगी तो वो चीज उसके अंदर फिट नहीं हो पाएगी। एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ते हैं अपन, मतलब एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने पास क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है। अगर यहाँ जगह खाली होती मेरे पास, लकड़ी मानना भैया, अपनी उंगली मत मानना। अगर आप इसके अंदर इसको फिट कर रहे हैं तो इट मीन्स अगर जगह खाली होगी तो आराम से क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा उसके अंदर।
मान लीजिए इन दोनों चीजों की हम बात कर रहे हैं, इस तरह से है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जगह खाली है तो इसमें आराम से फिट हो जाएगा ना। यही चीज हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से हम बात करें तो ये एक यहाँ पे क्या होने लगेगा, आसानी से एडजस्टमेंट हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, जिससे आकर्षण बल क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और इसका यहाँ पे आकर्षण बल बढ़ जाने की वजह से गलनांक बढ़ जाएगा। लेकिन ये परिवर्तन जो होता है वो केवल 10 कार्बन तक ही दिखाई देता है, उसके बाद यह परिवर्तन दिखाई देना बंद हो जाता है। अर्थात जहाँ अणुभार ज्यादा है वहीं कार्बोक्सिलिक अम्लों का गलनांक भी अधिक होता है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्रिस्टल जो है वो अच्छे से समायोजित नहीं हो पाता, अच्छे से नहीं बैठ पाती है, यहाँ पे गैप रह जाता है, आकर्षण बल कम रह जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप पढ़ के देख लीजिए। मैथिल और सीओएच समूह एक ही ओर स्थित होने के कारण क्रिस्टल में सही प्रकार से समायोजित नहीं हो पाते, अर्थात आकर्षण बल कम रह जाता है और गलनांक भी कम रह जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं आप 5 कार्बन की तुलना 2 कार्बन से ही कर देंगे, नहीं, केवल आसपास वालों की बात हो रही है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 10 कार्बन के बाद ये वाली स्थिति खत्म हो जाती है, अर्थात जिसका अणुभार ज्यादा उसी का गलनांक बिंदु भी क्या होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि दूसरे बच्चे पढ़ लें तो शेयर भी कर दीजिए। अभी आप 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बाद आने वाली जो क्लास जूनियर क्लास होगी, 11th क्लास, आप उन तक इस इंफॉर्मेशन को, मेरा आपसे सजेशन है कि आप उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो बच्चे भी इस फ्री टीचिंग का लाभ ले सके कि हमने स्कूल में पढ़ लिया, कोई बात नहीं, हमें और कंसेप्ट क्लियर करना है और अच्छे से पढ़ना है तो हम वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।